हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में पढ़ने ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था कि ऑर्बिटल अपन किन्हें बोलेंगे और उनके जो ग्राफ थे ऑर्बिटल के, जिसको अपन बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन और रेडियस के साथ, वो डिस्कस कर लिए थे। साई स्क्वायर का ग्राफ कैसा आता है, साई का ग्राफ कैसा आता है और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वो भी डिस्कस कर ली थी और नोड कॉन्सेप्ट वो पढ़ लिया था। अब जो अपनी क्लास है, ये लास्ट क्लास है इसकी, इसमें अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने से पहले अपन यहाँ पे जानेंगे कि ये जो ऑर्बिटल होते हैं इनकी एनर्जी मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में अलग अलग होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं। देखो हेडिंग है एनर्जी लेवल इन एटम्स, और वो कौन कौन से होंगे। देखो एक तो लेंगे अपन मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, और दूसरा लेंगे अपन पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ठीक है, मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का मतलब ऐसे एटम जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, वन इलेक्ट्रॉन, और इनमें इनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या रहेगी, एक से ज्यादा रहेगी। अब बात करें मोनो इलेक्ट्रॉनिक में कौन सा आएगा, इसका एग्जाम्पल है एकमात्र इकलौता हाइड्रोजन एटम, और इसमें एग्जाम्पल एक्सेप्ट H एटम, ऑल एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ऑल एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल किसको छोड़ के, सिर्फ H एटम को छोड़ के। तो मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में अपन को क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल जो है एनर्जी के, उनकी अपन को एनर्जी का उसमें आइडिया लेना है कि कौन सी की ज्यादा होती है, कौन सी की कम होती है। इसको नोट डाउन करिए। सबसे पहले बात करते हैं मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की। देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो थोड़ा इसको पेशेंस से समझिए, ये सारी चीजें आपके आगे भी काम में आएगी। जब आप इसमें केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तो वहां पे भी आपको ये चीजें काम में आनी है। तो मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की अगर बात करें तो ये सेंट्रल वाला पार्ट अपना क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, इस पे चार्ज की बात करें तो इस पे चार्ज कितना होता है, Ze। इस पे चार्ज कितना है, Z इसका एटॉमिक नंबर है, और E इस पे क्या है, चार्ज है। यानी Z अपन बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, और E क्या है, प्रोटॉन का चार्ज है। तो हाइड्रोजन के केस में बात करेंगे तो हाइड्रोजन के केस में मात्र इसमें एक ही प्रोटॉन होता है, तो इस पे चार्ज कितना रहेगा, E के बराबर चार्ज रहेगा, यानी इलेक्ट्रॉन के इक्वली चार्ज रहेगा। और एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इसमें रिवॉल्व करेगा। बाकी मैं इसके ऑर्बिटल बना देता हूं जैसे ये 1s है, ये 2s है, और आगे बात करेंगे अपन जैसे ये 3s हो गए या मैं पहले बात कर लेता हूं 2p की। ठीक है, हम 2p को ले लेते हैं पहले। ये अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके साथ पूरा का पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा। इलेक्ट्रॉन फील ऑल अट्रैक्शन, सारा का सारा अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, या मैं बात करूं प्रोटॉन, यानी जितना अट्रैक्शन है सारा का सारा वो ये फील कर रहा है। इसमें कोई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं है, इसलिए बाहर के जो एनर्जी लेवल है जो एक पर्टिकुलर सबसेल के हैं उनकी एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन एब्सेंट है। मैं लिख देता हूं यहां पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक repulsion is absent, so all subcell have, तो इसमें all ऐसे लिख लेना,
all orbitals, पर्टिकुलर है ना, all orbitals are present in particular subcell have same energy, have same energy। मैं पर्टिकुलर सबसेल की बात कर रहा हूं, सभी सबसेल की समान नहीं होगी, सब सेल की तो अलग अलग होगी, लेकिन किसी सब सेल में जो ऑर्बिटल प्रेजेंट रहेंगे उनकी एनर्जी इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले सब सेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन उसमें एब्सेंट है, सारा का सारा अट्रैक्शन किसमें है, एकमात्र इलेक्ट्रॉन पे, इसलिए बाहर वाले ऑर्बिटल पे कोई फर्क नहीं। जब इलेक्ट्रॉन है नहीं तो उसमें अट्रैक्शन कहां से आएगा, जो एनर्जी है वही रहनी है। तो आप इसको एक बार नोट डाउन करिए, फिर मैं इसके एनर्जी लेवल बनाता हूं। देखो एनर्जी लेवल इन एच एटम, इसके एनर्जी लेवल देख लेते हैं। देखो इधर, यहां मैं ऑर्बिटल ले रहा हूं, इधर उनकी एनर्जी ले रहा हूं। सबसे पहला जो अपना सेल आएगा कौन सा आएगा, सबसे पहला n इक्वल टू 1 पे, 1 पे आएगा 1s, ठीक है। उसके बाद में बात करूं n इक्वल टू 2 पे, तो 2 पे क्या आएगा, 2 पे एक तो आएगा 2s और एक आएगा 2p, यही होगा। अगर मैं बात करूं किसकी, n इक्वल टू 3 की, तो 3 पे क्या आएगा, 3s 3p और 3d। और अगर मैं बात करूं n इक्वल टू 4 की, तो 4 पे क्या आएगा, 4s 4p 4d 4s। तो ऐसे ही होंगे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4s, ऐसे ही होगा। देखो इधर सबसे लोवेस्ट एनर्जी किसकी है, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे कम है, ठीक है। सबसे लोवेस्ट एनर्जी किसकी है, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है, तो सबसे लोवेस्ट एनर्जी इसकी होगी। इनमें बात करें 2s और 2p, ये डीजनरेट ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी सेम है, तो 2s और 2p को अपन क्या बोलेंगे, डीजनरेट। डीजनरेट का मतलब होता है ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी तो सेम हो लेकिन उनके वेव फंक्शन क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, उनको बोलते हैं अपन डीजनरेट एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें एनर्जी का ऑर्डर, तो एनर्जी सबसे कम किसकी होगी, 1s की, 1s से ज्यादा किसकी होगी, 2s इक्वल टू 2p। ये मैं हाइड्रोजन एटम के लिए बोल रहा हूं, किसी और एटम की मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम की बात कर रहा हूं, उसमें ये तरीके का कॉन्सेप्ट चलेगा। उसके बाद देखो इनसे ज्यादा किसकी होगी, 3s 3p 3d, तो ये 3s बराबर 3p बराबर 3d। फिर किसकी होगी, 4s बराबर 4p बराबर 4d बराबर 4f। तो ये एनर्जी का, इसमें क्या होगा, एनर्जी का, ऑर्बिटल की एनर्जी का ये ऑर्डर होगा, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन एटम के लिए है, ये लिख लेना, ओनली फॉर मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम। किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, एकल इलेक्ट्रॉन वाले एटम की बात है, इसमें ये एनर्जी का लेवल होगा। अब आप इसको पहले नोट डाउन करिए, फिर मैं बात करता हूं कि डीजनरेट एनर्जी लेवल किसे बोलते हैं। देखो बात करते हैं अपन डी जनरेट एनर्जी लेवल। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन सिंपल सी होगी, कुछ नहीं है, ऐसे एनर्जी लेवल जिनके एनर्जी तो क्या है, सेम है, और उनके वेव फंक्शन क्या है, डिफरेंट है, उसको अपन क्या बोलेंगे, डी जनरेट एनर्जी लेवल। तो लिख लो इसमें, दोज एनर्जी लेवल which have same energy but different wave function is known as
डीजनरेट एनर्जी लेवल, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको डीजनरेट एनर्जी लेवल बोलते हैं। एग्जांपल की बात करें, जैसे देखो पी सबसेल, मैं बात करता हूं किसकी, पी सबसेल की। पी सबसेल में पी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू पी जेड, इनकी एनर्जी एनर्जी इन सबकी क्या होती है, इक्वल होती है। लेकिन पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों का अगर आप वेव फंक्शन निकालोगे तो वेव फंक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो एनर्जी सेम बट वेव फंक्शन, जिसको अपन क्या बोलते हैं साई, वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, ऐसे ही बात करें अपन किसकी 2s की इक्वल थी किसके, 2p के, एनर्जी इक्वल थी, तो 2s की एनर्जी 2p के इक्वल है। लेकिन इनकी अगर मैं वेव फंक्शन की बात करूं तो साई 2s वो कभी इक्वल नहीं होगा साई 2p के। और ये चीज आप भली भांति जानते हो, मैंने आपको बताया था। एस ऑर्बिटल के लिए एल का मान 0 होता, थीटा पे डिपेंड नहीं करता, इसमें कभी थीटा का कंपोनेंट नहीं आएगा, लेकिन इधर p वाले में थीटा का कंपोनेंट आएगा। तो हाइड्रोजन एटम के अंदर आपको ये चीज ध्यान रखनी है, एनर्जी का जो लेवल होगा वो किस तरीके से आपको उसमें डिफाइन करना, मैंने जस्ट बताया आपको, ऐसे होगा। एनर्जी का लेवल जो होगा इस तरीके से होगा, ये हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए आपको एनर्जी का ऑर्डर ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। वो आप जो पढ़ते हो ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, एक सीरीज बनाते हो आप, वो सीरीज मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे लागू नहीं होती है, पॉली वाले पे लागू होती है। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर बात करते हैं अपन पॉली इलेक्ट्रॉनिक वाले की। देखो नेक्स्ट है अपना पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एनर्जी लेवल, किसके, पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए। तो देखो पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में सबसे पहले आप बिल्कुल बेसिक से समझिए, सारी सब कुछ चीजें समझ में आ जाएगी आपके। देखो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सेंट्रल वाले पार्ट की। देखो मैं दोबारा डाल लेता हूँ इसकी हेडिंग, पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एनर्जी लेवल। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, देखो सेंट्रल वाला पार्ट, सेंट्रल वाले पार्ट के बाद अगर अपन बात करें तो ये जो पार्ट होगा ये अपना 1s ऑर्बिटल का है, ठीक है, ये सेकंड वाला हो गया, ये उसके बाद, ठीक है। देखो इधर ये अपना न्यूक्लियस, इस पे जो चार्ज होगा उसको Ze बोल रहे हैं। इसमें कितना चार्ज है, अब अपन को नहीं पता उसमें कितने प्रोटॉन है कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ अपन बात कर रहे हैं पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए। ये जो मैंने बताया यहाँ पे सेल बनाई, ये 1s है, ये 2s, ये 2p, ठीक है। उसके बाहर वाले पे भी सेम कॉन्सेप्ट लागू होगा। 1s में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भर रखे, ये भर दिए मैंने, इधर मैंने भर रखा है इलेक्ट्रॉन ये इस तरीके से 2, और इधर भर रखा है मैंने ये इलेक्ट्रॉन, माना कि p के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भरा, तो उससे समझ में आ जाएगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, लेकिन ये इसको रिपेल भी कर रहे हैं, इधर वाले को रिपेल कर रहे हैं, मतलब इन इलेक्ट्रॉनों पे अट्रैक्शन है। ये अट्रैक्शन इतना इन इलेक्ट्रॉनों पे नहीं है, और वो आपको समझ में भी आ रहा होगा क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इस पे कवरिंग कर रहे हैं। मैं यहां लिख देता हूं 1s इलेक्ट्रॉन कवर न्यूक्लियस रीजन, न्यूक्लियस के रीजन को वो क्या कर रखे हैं, कवर कर रखे हैं। तो इस कवरिंग की वजह से क्या होगा, आउटर इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली चार्ज फील नहीं कर पाएगा। यहां लिख देते हैं ड्यू टू कवरिंग आउटर इलेक्ट्रॉन नेवर फील
कंप्लीट न्यूक्लियस अट्रैक्शन। न्यूक्लियस का कंप्लीट अट्रैक्शन वो कभी भी फील नहीं कर पाएगा। उसको जो फील होगा वो जेड इफेक्टिव निकल के आएगा, जो अपन बाद में स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से उसको देखेंगे। भाई स्क्रीनिंग इफेक्ट लगने के बाद जो चार्ज बचता है वो ये फील कर पाता है। तो यहाँ अट्रैक्शन के अलावा यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्सन। भाई अट्रैक्शन होगा इनमें भी, ऐसी बात नहीं कि इनमें अट्रैक्शन नहीं होगा, लेकिन कंप्लीट अट्रैक्शन कभी भी फील नहीं होगा। अब ये जो रिपल्सन हो रहा है, इस रिपल्सन को अपन बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट, या इसी को अपन रिपल्सन को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को शील्ड कर रहे हैं, उसको परिरक्षित कर रहे हैं कि तुम पूरा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, सॉरी न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो पूरा का पूरा इसको फील नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, शील्डिंग इफेक्ट, या इसी को बोलेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट। और इसको सिग्मा से अपन क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। सिग्मा को स्लाटर कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको स्लाटर कांस्टेंट। तो ये जो रिपल्सन वाला है ये स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। और न्यूक्लियस अब इस इलेक्ट्रॉन पे जो भी अट्रैक्शन लगाएगा वो अट्रैक्शन रहेगा, मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन फील ओनली जेड इफेक्टिव चार्ज। पूरा जेड ई क्यों फील नहीं कर रहा, ये इलेक्ट्रॉन नहीं करने दे रहा फील। कितना फील कर रहा है, जेड इफेक्टिव। अब यहां से एक बात तो समझ में आती है कि बार वाले पे अट्रैक्शन बराबर नहीं लग रहा। बराबर क्यों नहीं लग रहा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से। तो सीधी सी बात है कि एनर्जी लेवल भी आप गड़बड़ाएंगे। अब एनर्जी लेवल गड़बड़ाएंगे तो इनकी जो, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, 2s 2p की एनर्जी बराबर आई थी हाइड्रोजन एटम में, अब 2s 2p की बराबर नहीं आएगी। आई बात समझ में? तो पहले आप इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। तो देखो, तो मैं लिख देता हूं, ड्यू टू जेड इफेक्टिव all electron never feel equally force of attraction, so orbital or subcell energy is changed, that is not equal in पर्टिकुलर सेल। पर्टिकुलर सेल में कभी भी इक्वल नहीं होगी वो, ये चीज तो यहां से निकल के आ गई। और किसकी वजह से हो रही है, जेड इफेक्टिव। तो ये जेड इफेक्टिव है क्या, देखो जेड इफेक्टिव को कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे टोटल चार्ज माइनस सिग्मा। इलेक्ट्रॉन को फील कितना होना चाहिए था, ये हो, जेड फील होना चाहिए था। फील कितना हो रहा है, ये हो रहा है, यहां लिख लेना, फील जेड होना चाहिए था। फील कितना हो रहा है, फील जेड इफेक्टिव हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा फील क्यों नहीं हो रहा, सिग्मा मतलब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण इलेक्ट्रॉन पूरा जेड ई फील नहीं कर पाता। ठीक है, तो इस सिग्मा की वजह से सारे के सारे एनर्जी लेवल ऊपर नीचे हो जाएंगे। ठीक है, तो आप पहले इसको नोट डाउन करिए, फिर एक पॉइंट और लिखवाता हूं। देखो, ड्यू टू सिग्मा एनर्जी लेवल, सॉरी एनर्जी ऑफ
पर्टिकुलर एनर्जी लेवल इज चेंज। और वो चेंज कैसे होगी? वो चेंज होगी, देखो मैं आपको पहले बताता हूं मोनो इलेक्ट्रॉनिक वाले की। देखो ये इधर मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि ये n इक्वल टू 1 पे अपना 1s था, ये n इक्वल टू 2 पे अपना 2s और 2p था, ऐसे ही था ये एनर्जी लेवल। भाई p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। ऐसे ही मैं बात करूं n इक्वल टू 3, इस पे क्या था अपना, ये 3s, ये 3p, ये 3d। ऐसे ही बात करें किसकी n इक्वल टू 4 की, तो इस पे क्या था, ये 4s 4p 4d 4f। ठीक है, मैं सिर्फ यहां इनको बना रहा हूं, इससे समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं अपन पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की। एनर्जी लेवल मैंने इधर बनाया है। पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की अगर बात करें तो n इक्वल टू 1 पे अपना कौन सा था, 1s। अब याद रखना यहाँ पे जो एनर्जी लेवल है वो गड़बड़ाएंगे, और वो गड़बड़ाएंगे कैसे, देखो 2s और 2p पे अब रिपल्सन, या मैं बात करूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, जो न्यूक्लियस का इस पे लग रहा है वो इस पे इक्वल नहीं रहेगा। अब इक्वल नहीं रहेगा तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, तो देखो एस ऑर्बिटल जो होते हैं स्फेरिकल शेप के होते हैं, इस पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चारों तरफ से रहता है, ज्यादा रहता है। तो 2s के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा और 2p के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 2s वाला अंदर न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा रहेगा। सिंपल सी बात है ना, ये गोलाकार होता है और गोलाकार में अगर इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा। तो 2s के अंदर जो ऑर्बिटल सॉरी इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास रहेगा बजाय किसके, 2p के। तो 2s वाला एनर्जी लेवल है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा और 2p वाला कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यानी आप देख सकते हो 1s 2s 2p ऐसे हो गया। अब बात करते हैं 3s 3p 3d की। 3s 3p और 3d की बात करें तो देखो 3s वाला कुछ इस तरीके से होगा, 3p वाला कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, और जो एनर्जी लेवल है कौन सा वाला, 4s का, वो अंदर की तरफ देखो 4s वाला इस 3d को भी पछाड़ देता है, इसको पीछे छोड़ देता है, अंदर आ जाता है। और आप ये भली भांति जानते हो जब आप d ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते हो तो 4s वाले में पहले भरते हो आप। उसका कारण क्या है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, ये अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ लिख देते हैं अपन, तो देखो यहाँ आ जाएगा कौन सा, 4s, और यहाँ चला गया 3d ऐसे, और फिर बाकी के इनके ऊपर रहेंगे। तो सारे के सारे एनर्जी लेवल चेंज हो गए। अब ये एनर्जी लेवल चेंज कैसे हुए हैं, इसको अपन समझते हैं पेनिट्रेशन से। इसको किससे समझेंगे अपन, पेनिट्रेशन से। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये वाला मोनो के लिए है, ये वाला पॉली के लिए है, पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, उसमें ऐसा होगा। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं इसकी। तो देखो अगर बात करें अपन तो ये जो एनर्जी लेवल है ये किस तरीके से अंदर की तरफ पेनिट्रेट हुए हैं। देखो ये 1s, ये 2s, ये 2p। देखो इलेक्ट्रॉन अगर इसमें पड़ा है तो ये क्या करेगा, अपनी जगह छोड़ेगा। इस पे अट्रैक्शन चारों तरफ से लग रहा है तो ये क्या करता है, अपनी जगह को छोड़ देता है। और अपनी जगह छोड़ेगा तो ये वाला ऑर्बिटल भी क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से अंदर की तरफ शिफ्ट होगा। भाई इनमें इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, और इलेक्ट्रॉन पड़े हैं तो इनमें रिपल्सन भी होगा, अट्रैक्शन भी होगा। ये पोली वाले हैं, इस पे चारों तरफ से क्या लग रहा है, इस पे अट्रैक्शन लग रहा है। तो ये अपनी जगह छोड़ेगा और ये ऑर्बिटल अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही पी वाले पे भी अट्रैक्शन रहेगा, लेकिन एस वाले पे अट्रैक्शन मोर रहेगा। मैं लिख देता हूं एस मोर अट्रैक्ट टुवर्ड्स न्यूक्लियस। ठीक है, ये ज्यादा अट्रैक्ट होगा, और पी वाला ये लेस अट्रैक्ट होगा। अगर मैं इसको आपको इस तरीके से समझाऊं, जैसे देखो पहले वाली कंडीशन ये 1s की थी, ये 2s की थी, और ये अपने 2p की थी। ठीक है, ये 2s और 2p पहले तो आप इक्वली पोजीशन पे ले लो। जैसे इलेक्ट्रॉन डालते हो तो 2s अंदर की तरफ आ जाता है, और अंदर की तरफ क्यों आता है, वो देखो इधर इलेक्ट्रॉन पड़े इनमें। ठीक है, ये अंदर की तरफ क्यों आया है उसका कारण मैं समझा रहा हूं, आप इसको पहले ऐसे इमेजिनेशन करना। देखो
पहले मैं इनको दोनों को बराबर ले लेता हूं कि 2s और 2p इक्वल है, ठीक है, ये इक्वली है ऑलमोस्ट, है ना, ये यहाँ पे ये 2s और 2p। आपने जैसे ही इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन डाला, या मैं बात करूं आपने 2s में एक इलेक्ट्रॉन डाला, तो ये अब सेपरेट हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन आ गया। तो 2s वाला इस पे अंदर की तरफ ज्यादा शिफ्ट होता है। देखो 1s वाला भी शिफ्ट होगा, इसकी मीन पोजीशन ये है, तो 1s वाला अब यहां चला गया। 2s इसकी मीन पोजीशन ये थी, अब 2s यहां पे आ गया। 2p की मीन पोजीशन कहां थी? एक ही जगह थी, अब 2p कहां आ गया? यहां आ गया। तो ये 2s और ये 2p और इधर ये 1s। तो ऑर्बिटल अंदर की तरफ शिफ्ट हुए हैं, तो ऑर्बिटल का अंदर की तरफ शिफ्ट होना कहलाता है पेनिट्रेशन, ठीक है। तो पेनिट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो मैं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है? ऑर्बिटल का अंदर की तरफ शिफ्ट होना, पेनिट्रेशन। यहां लिख लेना, ऑर्बिटल का अंदर की तरफ शिफ्ट होना पेनिट्रेशन कहलाता है, या इसी को अपन बोलते हैं भेदन क्षमता। और सबसे ज्यादा किसकी होती है? एस ऑर्बिटल की होती है। देखो एस ज्यादा है अंदर, और क्यों है? क्योंकि वो गोलाकार है, उसपे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चारों तरफ से ज्यादा लगता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं पेनिट्रेशन पावर की, पेनिट्रेशन पावर की, तो पेनिट्रेशन पावर डिपेंड कर रही है किस पे? एल पे। याद रखना, पेनिट्रेशन पावर डिपेंड किस पे कर रही है? एल पे डिपेंड कर रही है। एल मतलब ये डिपेंड कर रही है ऑर्बिटल की आकृति पे, ठीक है। पेनिट्रेशन पावर, या मैं आगे लिख देता हूं, चलो कोई बात नहीं है, आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे लिख देता हूं कि इस तरीके से ऑर्बिटल अंदर की तरफ शिफ्ट हुए हैं, और अंदर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन। तो ये देखो इधर, ये 2s, ये मोर पेनिट्रेट हुआ है, मोर पेनिट्रेट, और ये है लेस पेनिट्रेट। ऐसे डी वाला होगा तो वो और इससे कम पेनिट्रेट होगा, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट डाउन करिए। देखो मैं लिख देता हूं, पेनिट्रेशन डिपेंड अपॉन एल वैल्यू और एल, या अपन बोल सकते हैं एल वैल्यू बोल लो या एल बोल लो, और शेप ऑफ ऑर्बिटल। भाई एल का मतलब ही क्या होता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल। एल का मान 0 आता है तो एस आता है, 1 आता है तो पी आता है, 2 आता है तो डी आता है। एस का मतलब गोलाकार, पी का मतलब डमलाकार, डी का मतलब डबल डमलाकार। तो आकृति भी बोल सकते हैं अपन, या एल का मान बोल सकते हैं। अब देखो, आपने बोर मॉडल के अंदर पढ़ा था एनर्जी का मान एन पे डिपेंड कर रहा है, एन बोले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और यहां पेनिट्रेशन पावर डिपेंड कर रही है किस पे? एल पे। तो थोड़ा ध्यान से समझना इसको, आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा एन प्लस एल का नियम कहां से आया है। एन का मान बिल्कुल डिपेंड करता है एनर्जी पे, मैं लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू बोर एनर्जी ऑफ सेल डिपेंड अपॉन एन वैल्यू। अब एन पे भी डिपेंड कर रही है एनर्जी, और पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन का मीनिंग ही इनसे है, ऑर्बिटल की एनर्जी से, वो डिपेंड कर रही है किस पे? एल पे। तो यहीं से एन प्लस एल का नियम जनरेट हुआ है, क्योंकि आप अकेली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को लेके एनर्जी नहीं बता सकते। आप अकेली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को लेके एनर्जी के बारे में नहीं बता सकते, आपको सहायता होगी किसकी? एल की। इसीलिए एन प्लस एल का रूल आया है। भाई दोनों को लेके बताओ आप। मोनो वाले में तो चल जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है, उसमें एनर्जी सबकी बराबर आ रही है। पोली वाले में कैसे निकालोगे? पोली वाले में निकालने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? एन प्लस एल का रूल पढ़ना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो इसकी अगर बात करें तो मैं इधर लिख देता हूं, सिंगल क्वांटम नंबर, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैन नॉट डिफाइंड
energy of energy level, its energy also depend on azimuthal quantum number also। ठीक है, अकेले सिंगल क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से आप क्या नहीं डिफाइन कर सकते, एनर्जी ऑफ एनर्जी लेवल डिफाइन नहीं कर सकते, किन्हीं एनर्जी लेवल की एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते। उनकी जो एनर्जी है वो इन पे भी डिपेंड करती है, एल के मान पे भी। आई बात समझ में? तो अब यहां पे मैं और लिख देता हूं, पेनिट्रेशन पावर, या आपके आगे भी काम में आएगा कि ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, पेनिट्रेशन पावर याद रख लेना, एस की सबसे ज्यादा होती है, पी की उससे कम, डी की उससे कम, और एफ की। ये पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर आप याद रखोगे। ठीक है, ये पेनिट्रेशन पावर है और एल पे डिपेंड करती है, इसीलिए एन प्लस एल का रूल आया, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखो यहां लिख देता हूं, सो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स और सबसेल कैन बी डिफाइंड बाय both quantum number, that is n and l. So its combined form is known as n plus l rule or बोरबरी रूल। इसी को क्या बोलते हैं, बोरबरी रूल भी बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं n प्लस एल का नियम। यानी अकेले सबसेल की एनर्जी आप एक से नहीं डिफाइन कर सकते, उसके लिए आपको दो क्वांटम संख्याओं की जरूरत पड़ेगी, n और l, और इन्हीं n और l को मिला के आपने क्या बना दिया, n प्लस एल का रूल बना दिया। इसी को क्या बोलते हैं, बोरबरी रूल बोलते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपन n प्लस एल रूल। तो n प्लस एल रूल से अपन स्टार्ट करें तो इलेक्ट्रॉन आप किस में भरोगे, इलेक्ट्रॉन आप उसमें भरोगे जिसके लिए n प्लस एल का मान कम हो। इलेक्ट्रॉन किस में भरोगे आप, देखो मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन फील्ड फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन फील्ड फर्स्ट दोज ऑर्बिटल हैव लेस n प्लस एल वैल्यू। ठीक है, जो ऑर्बिटल n प्लस एल की लेस वैल्यू रखेगा उसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन पहले भरोगे। ये सिंपल सी बात है। अगर इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो, दो ऑर्बिटल ऐसे आएंगे जिनमें n प्लस एल का मान सेम आ गया, तो फिर आपको क्या चेक करना है, लोअर n की वैल्यू। तो यहां लिख लेना, इफ n प्लस एल वैल्यू ऑफ टू ऑर्बिटल और सब सेल इज, यहां तक उतारिए फिर मैं आगे समझाता हूं। सब सेल इज सेम देन इलेक्ट्रॉन फील्ड फर्स्ट विच हैव लोअर एन या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू। ठीक है, यानी दो चीजें देखनी है आपको। पहले क्या देखनी है, देखो इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना है, इसको आपको फील्ड करना है, इलेक्ट्रॉन को आपको फील्ड करना है, तो आपको लोअर n प्लस एल की वैल्यू चाहिए, वैल्यू रिक्वायर्ड। अब लोअर n प्लस की वैल्यू रिक्वायर हो गई तो आपने भर दिया। ऐसा केस आ गया कि इफ टू ऑर्बिटल और सबसेल हैव सेम n प्लस एल वैल्यू,
तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको देखना है लोअर एन वैल्यू। क्या देखना है? n। यही n प्लस एल का नियम है, यही n प्लस एल का रूल है और कुछ नहीं है बस इसमें। और दोनों क्वांटम संख्याओं को साथ में इसलिए लिया है क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन उसमें हो रहा था, जिसकी वजह से एनर्जी लेवल गड़बड़ा गए सारे के सारे। तो फिर अपन ने यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया कि इलेक्ट्रॉन आप जब भी भरोगे तो आप लोअर n प्लस एल की वैल्यू या सेम होने पे लोअर n की वैल्यू को काम में लोगे। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो लोअर n प्लस की वैल्यू का मतलब क्या है, देखो इधर पहले तो जैसे बात करें अपन 4s और 3d, तो देखो इसके लिए मैं बात करूं n का मान 4, l का मान 0, ये चीजें तो पढ़ लिया, आप क्वांटम संख्या पढ़ रखे हो, ठीक है। n प्लस एल अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, 4 प्लस 0 मीन्स 4। और 3d के लिए आप अगर देखोगे n का मान कितना है 3, l का मान कितना है इसके d के लिए 2 होता है, तो n प्लस एल कितना हो गया 5 हो गया। तो लोअर वैल्यू कौन सी है, लोअर वैल्यू, अगर लोअर वैल्यू है तो इलेक्ट्रॉन फील्ड फर्स्ट। और ये चीज आपने भी देखी थी, मैंने जस्ट अभी आपको डायग्राम बना के बताया था कि 3d से पहले आ जाता है 4s, 3d से पहले आ जाता है 4s, ये आप n प्लस एल से निकालते हो। फिर इन्हीं n प्लस एल के मान को देखते हुए आगे अपन हब्बाउ प्रिंसिपल पढ़ेंगे। हब्बाउ का मतलब होता है बिल्डअप करना, निर्माण करना, उसमें ये सारी चीजें निकल के आती है, ये n प्लस एल से जमाई हुई है वो सब कुछ, ठीक है। तो ये तो था n प्लस एल की लोअर और हायर वैल्यू, इसमें तो साफ दिख जाएगा कि पहले इसमें बढ़ना है इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं कि सेम कंडीशन हो जाए, तो पहले आप इसको नोट डाउन करिए फिर सेम वाला देख लेते हैं। देखो सेम वाले केस की बात करें तो सेम वाला केस अपना 3s और 3p, 3p या 2p, देखो इसमें हो जाएगा 3 और इधर कर लेना 2p। तो देखो n का मान 3, l का मान 0, s के लिए 0 होता है, n प्लस एल कितना हो जाएगा 3 प्लस 0 यानी 3 हो गया। तो n प्लस एल का मान 3 हो गया, n का मान कितना 2, l का मान कितना p के लिए 1, तो n प्लस एल निकालोगे तो 2 प्लस 1 कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब तीनों में सॉरी इन दोनों में इसका मान क्या आ गया, सेम आ गया। अगर सेम आ गया तो आपको क्या चेक करना है, चेक लोअर एन वैल्यू, चेक लोअर एन वैल्यू। लोअर एन वैल्यू चेक क्यों करेंगे, क्योंकि आप सब सेल लोअर क्वांटम नंबर वाला लोगे, क्योंकि लोअर क्वांटम नंबर वाले सब सेल की एनर्जी कम होती है, इसलिए लोअर एन की वैल्यू पे जाना होगा। फिर तो किसकी है, तो ये वाला, तो ये लोअर एन वैल्यू रखता है ये। अगर लोअर एन वैल्यू है तो इलेक्ट्रॉन फील्ड फर्स्ट, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p में, और जाता भी किस में 2p में ही जाता है, आप पढ़ रखे हो। आई बात समझ में। तो ये एक्चुअल n प्लस एल के नियम का जनरेशन था, ये कहां से आया है, आप इनको डायरेक्ट ही पढ़ते हो कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल होते हैं, अरे ये आया कहां से है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी n प्लस एल के नियम की, और दोनों को साथ में क्यों रखा है, दोनों को साथ में इसलिए रखा है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को आप भूल रहे थे पहले, आपको नहीं पता कि उनकी वजह से जेड इफेक्टिव उनका नया एक कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको पहले नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट है हब्बाउ प्रिंसिपल। इसका मीनिंग होता है बिल्डअप, यानी निर्माण करना। किनका निर्माण,
ऊर्जा के आधार पर कक्षकों का, किसका, कक्षकों का, कि कक्षकों को कैसे जमाओगे। तो ये है हबाउ प्रिंसिपल। हबाउ कोई साइंटिस्ट नहीं है, पहली चीज तो मैं क्लास में कई स्टूडेंटों को पूछता हूँ हबाउ कहाँ का साइंटिस्ट हो, पता नहीं कहाँ का बताते हैं, ऐसा नहीं है। हबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है निर्माण करना या बिल्डअप करना। आई बात समझ में। अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि आप इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरो जिसमें एनर्जी का मान कम हो। सिंपल, ये बात तो अपन n+l में भी पढ़ लिया, इन्हीं को बाद में इन्होंने जमा दिया, तो मैं लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन फील्ड लोअर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल। ठीक है, इस नियम के अनुसार अपन इलेक्ट्रॉन पहले किस में फील्ड करेंगे, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में। और लोअर एनर्जी ऑर्बिटल आप कैसे निकालोगे, उसके लिए इसने एक सीरीज बना रखी है, तो आप इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं उस सीरीज की। देखो सीरीज की बात करें तो 1s 2s 3s 4s 5s। p कहां से, 2p से, 3p से, 4p से, 5p से। d कहां से, 3d से, 4d 5d। f कहां से, 4f 5f। तो आपको कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रॉन आपको, मैं ऐसे रेखा ड्रॉ कर रहा हूं इस लाइन, तो जो इस रेखा पे पहले आएगा उसको आप पहले इलेक्ट्रॉन देते हुए चलोगे। ठीक है, ऐसे रेखा खींचनी, आपको कुछ नहीं करनी, ऐसे जो भी आएंगे इस पे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे का मैं नहीं लिख रहा, मैं इतने से आपको समझा देता हूं। तो एनर्जी सबसे लोअर जिसकी होगी वो पहले इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करेगा। तो मैं यहाँ एनर्जी का ऑर्डर लिख रहा हूं, एनर्जी ऑर्डर। और ये किनके लिए, ये पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए, मोनो के लिए मैंने समझा दिया उसमें कौन कौन से इक्वल होती है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में 1s की एनर्जी सबसे कम, उससे ज्यादा किसकी, 2s की, 2s से ज्यादा किसकी, 2p की, 2p से ज्यादा किसकी, 3s की, 3s से ज्यादा किसकी, 3p की, 3p से ज्यादा किसकी, 4s की, 4s से ज्यादा किसकी, 3d की, और 3d से ज्यादा किसकी, 4p की, 4p से ज्यादा किसकी, 5s की। तो ये एनर्जी का लेवल आ गया। ठीक है, ये एनर्जी लेवल आप निकाल सकते हो, अनंत तक जितने भी आपको बनाने हैं वो बना सकते हो। लोअर एनर्जी, ये क्या है, हायर एनर्जी। तो लोअर एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन फील्ड फर्स्ट, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s ऑर्बिटल में। ठीक है, 1s भर जाएगा तो 2s में, 2s भर जाएगा तो 2p में, 2p भर जाएगा तो 3s में, ऐसे इस तरीके से चलना। तो आप इसको नोट डाउन करिए। फिर एक और इंपॉर्टेंट नोट है, वो आपके एग्जाम में ऐसा कैसा पूछा जाता है उसकी बात करते हैं। देखो एक चीज आप नोट लगा के लिख लेना, ये एनसीईआरटी में एचटी जैसा कैसा दे रखा है, 2s ऑर्बिटल की एनर्जी हाइड्रोजन एटम की सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और एक दे रखा है वो 2s ऑर्बिटल ऑफ किसका, लिथियम का, उससे कम होती है एनर्जी 2s ऑर्बिटल किसकी, सोडियम की, और उससे भी कम होती है 2s ऑर्बिटल एनर्जी किसकी, पोटेशियम की। ये दे रखा है, और ये किस तरीके से जमा रखा है इसको आप समझ लीजिए। ये एनर्जी का ऑर्डर दे रखा है भाई, हाइड्रोजन का भी 2s लिया है, इसका भी 2s लिया है, इसका भी 2s लिया है, इसका भी 2s लिया है। अब सबकी एनर्जी आप जमाओ, कैसे जमाओगे, और इनकी एनर्जी आप याद रखना, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है पर्टिकुलर एनर्जी लेवल आप किसी से भी कंपेयर करो, पहले वाले एलिमेंट से करो या लास्ट वाले से करो, पर्टिकुलर एलिमेंट में अगर आप ऐसे देख रहे हो, जैसे आपने हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन मैंने 2s लिया, ऐसा हाइड्रोजन का आप 4s भी ले सकते हो, और किसी कोई सा भी एलिमेंट जैसे आप गैलियम का ले लिए 4s, तो दोनों में कंपेयर कराओगे तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसके 4s की एनर्जी लेवल कम होगी। और सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे उस ऑर्बिटल पे उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा। ऑर्बिटल मींस इलेक्ट्रॉन पे,
भाई जिस एटम में जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल पे उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और वो उतने ज्यादा प्रोटॉन रखेगा उसका एटॉमिक नंबर भी उतना ही ज्यादा होगा। यानी एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा है पर्टिकुलर एनर्जी लेवल उसकी कम होगी। कम होने का कारण क्या है, मैं लिख देता हूं, हैज मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर है तो ये करेगा मोर पेनिट्रेट, इसकी तुलना में ज्यादा पेनिट्रेट करेगा। यहां पे लेस नंबर ऑफ प्रोटॉन सो हैज लेस अट्रैक्शन, इसमें लेस अट्रैक्शन रहेगा। और हाइड्रोजन के लिए तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता, अट्रैक्शन की बात ही नहीं करेंगे, वो तो वैसे ही दूर रहना है। ठीक है, तो ये 2s ऑर्बिटल के का सबसे लास्ट में क्यों आया, मेरे को ये समझाना था। उसकी एनर्जी सबसे कम क्यों है, उसका कारण है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है। अगर आप सोडियम पे आओगे तो सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कम होते हैं, इसलिए उसके 2s की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होगी, किसके बजाय 2s की। ऐसे लिथियम वाले में और प्रोटॉन कम हो गए तो इसकी 2s की एनर्जी और ज्यादा हो जाएगी, और हाइड्रोजन में होते ही नहीं है तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दे रखा है ऐसा। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है, इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल है ओम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अपन इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल करेंगे। इस नियम के अनुसार आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन एक एक फिल करवाओगे, और एक एक कब तक फिल करवाओगे, जब तक कि उसमें एक मतलब कंप्लीट एक एक इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं आ जाते। आप पेयरिंग नहीं करवा सकते, सीधी सी बात है। मैं लिख देता हूं, इस नियमानुसार इलेक्ट्रॉन किसी कक्षक में तब तक युग्मन में नहीं जाएंगे जब तक कि एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षक में नहीं आ जाते। ठीक है, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाते, और एक एक इलेक्ट्रॉन आप भर दिए, उसके बाद आप पेयरिंग कराओगे। ठीक है, पेयरिंग कब होगी, युग्मन तब होगा जब अर्धभरित अवस्था आ जाए, यानी हाफ फिल्ड हो जाए। वो क्या हो जाए, हाफ फिल्ड हो जाए, उसके बाद आप युग्मन करवाओगे। यहीं से निकलता है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मतलब इसी का मतलब मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन भरवाओगे तो उसकी मल्टीप्लिसिटी भी ज्यादा आएगी। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है 2s+1 इक्वल टू n+1। s यहाँ पे टोटल स्पिन है, ये क्या है, टोटल स्पिन, और यह जो n है ये क्या है, ये है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। देखो अब इलेक्ट्रॉन किस तरीके से आपको भरने हैं, जैसे देखो पी के अंदर आपको 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन भरने के कई तरीके हो सकते हैं, मैं सारी पॉसिबिलिटी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो 2 इलेक्ट्रॉन आप भर दिए ऐसे, 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 और भी जो भी पॉसिबिलिटी बन रही है आप बना सकते हो। ठीक है, आपने यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरा, इसमें आपने युग्मन करवा दिया। यहाँ आपने एक एक भरा, ठीक है, यहाँ आपने एक एक भरा, ठीक है, यहाँ आपने एक उल्टा और एक सीधा भरा। देखो यहाँ पे इसको देखना, ये उल्टा है ये सीधा है।
अगर मैं इस जगह पे मल्टीप्लिसिटी निकालता हूं 2s+1 से, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन आप क्या लेते हो, प्लस हाफ, तो उल्टे वाले का क्या लोगे, माइनस हाफ। तो प्लस हाफ और माइनस हाफ को जोड़ोगे तो स्पिन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका स्पिन कितना आएगा, इसका स्पिन आएगा 1। तो इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अपन को मैक्सिमम चेक करनी है, जिसकी ज्यादा होगी उसी में इलेक्ट्रॉन जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी मुंडी ऊपर है तो प्लस हाफ, इसकी भी ऊपर है तो प्लस हाफ। प्लस हाफ और प्लस हाफ को जोड़े तो कितना हुआ, 1 हुआ। तो 2 गुणा 1 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। आप n+l से भी निकाल सकते हो, लेकिन n+l से यहाँ गड़बड़ हो जाएगा आपके। इधर आपका n+1 l क्या, n+1 से निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ नहीं निकाल पाओगे आप। यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 रखोगे तो मल्टीप्लिसिटी इसकी ज्यादा ही आएगी, लेकिन फिर ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन गड़बड़ है, सही नहीं है ये। ठीक है, तो आप ज्यादा बेटर है 2s+1 से निकाले। तो इसमें 3 आ गई, इसमें निकालोगे 2s+1, तो 2 इंटू एस, देखो इसकी मुंडी ऊपर प्लस हाफ, इसकी मुंडी नीचे माइनस हाफ। प्लस हाफ माइनस हाफ दोनों को जोड़ोगे तो 0 आएगा। तो कितनी आ गई, 1 आ गई। इधर निकालो 2, माइनस हाफ माइनस हाफ। यहाँ पे जो भी वैल्यू आप इनको जोड़ के जो भी वैल्यू सोल्व करोगे, जिसका मान प्लस में आए चाहे माइनस में आए, आपको सिर्फ मॉडुलस लेना, उसका परिमाण लेना है। ठीक है, परिमाण का मतलब होता है माइनस में आई हुई क्वांटिटी को भी आपको प्लस में मानते हुए चलना है। तो ये माइनस हाफ जोड़ोगे तो ये -1 आएगा, और -1 का आपको क्या लेना, मॉडुलस लेना, यानी आपको 1 ही रखना है, इसका परिमाण रखना है। तो 2 गुणा 1 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहां आ रही है, मैक्सिमम एक तो यहाँ पे आ रही है, एक यहाँ पे आ रही है। तो दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है, ये वाले गलत है, आप ऐसा नहीं करोगे। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी यहां आ रही है, तो इसके अकॉर्डिंग आप चलोगे। आई बात समझ में। तो हुंस मल्टीप्लिसिटी लो या उसका रूल यही है, कुछ नहीं है। एक एक इलेक्ट्रॉन आपको फिल करवाना, उसके बाद आप युग्मन करवाओगे। इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें अपन, जैसे देखो P4 आपके पास, P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने, 4 बढ़ने। तो पहले आप एक एक भरवा दो सेम स्पिन के साथ। स्पिन भी उल्टे नहीं करोगे, उल्टे कर दोगे तो मल्टीप्लिसिटी चेंज हो जाएगी, और उल्टा करना ही नहीं है। उसके बाद आप पेयरिंग करवाओगे, और पेयरिंग करवाओगे तो आप इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरोगे, पेयरिंग करवाओगे तो सीधा नहीं भरोगे। क्यों, क्योंकि आपको नहीं पता ना, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकते हो कि एक हो सकता है क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप दोनों के बारे में ऐसे बोल दिए कि नहीं इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन एक तो फिक्स क्लॉकवाइज घूम रहा है, और वो दूसरा वाला है वो भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर तो आप भगवान हो गए, आपको तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं। इसलिए दूसरे वाले ऑर्बिटल, सॉरी इस ऑर्बिटल में दूसरे इलेक्ट्रॉन को लाएंगे तो उसको जो स्पिन है वो उल्टा रखेंगे, क्योंकि अपन को नहीं पता कौन क्लॉकवाइज है कौन एंटी क्लॉकवाइज है, अपन सिर्फ इसकी प्रोबेबिलिटी या इसकी प्रायिकता बता सकते हैं, इसलिए एक को ऊपर दूसरे को नीचे। और ये यहाँ पे आपने पेयर करवा दिया, युग्मन करवा दिया। युग्मन कब करवाया, जब आप एक एक इलेक्ट्रॉन पहले इसमें भरे हो। ऐसे ही मैं बात कर लेता हूँ D6 की। तो D6 में भी आप क्या करोगे, D6 में भी आप एक 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 एक, पहले तो 5 भरोगे, फिर छठा इलेक्ट्रॉन ऐसे भरोगे। आई बात समझ में। अगर D4 में बढ़ना है आपको, तो D4 के अंदर आप कैसे भरोगे, D4 के अंदर 1 2 3 4 बस ऐसे भरोगे, एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है। यही हुंस मल्टीप्लिसिटी रूल है। उसके बाद इससे अपन मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालते हैं, किससे, अनपेड इलेक्ट्रॉन से। वो कैसे, फॉर्मूला याद रख लेना बस, n+2, और किस में आएगा, बोर मैग्नेट्रॉन। बस फॉर्मूला याद रख लेना, इतना सा रख लेना, बाकी चीजें अपन बाद में पढ़ेंगे। तो ये था हुंस मल्टीप्लिसिटी रूल। इसके बाद में है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सिर्फ इतनी सी बात बोलता है कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन चारों क्वांटम संख्याओं का मान सेम नहीं रख सकते। किसी भी ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर उसमें रहेंगे तो 4 क्वांटम संख्याएं उनके लिए सेम नहीं रहेगी। अगर सेम हो गई तो फिर उनको स्टडी करने का कोई मतलब ही नहीं है। और ये थिंक
पाउली के बहुत पहले से ही उसने बोल रखा है ऐसा कि इस संसार में कोई सी भी चीज बनी है उसकी अपने आप में एक सिमेट्री होती है, उसके जैसी सिमेट्री किसी दूसरी चीज की नहीं हो सकती। जो सिमेट्री उसकी है वो अपने आप में उसकी आइडेंटिटी रखती है। अगर दूसरी कोई ऑब्जेक्ट ऐसी आ गई सेम सिमेट्री की तो वो हो ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसने भी ऐसा बोला है कि एक ऑर्बिटल में अगर एक इलेक्ट्रॉन को भर रहे हो तो उसकी अपनी एक पहचान होती है, उसकी एक सिमेट्री होती है, उसकी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी होती है। वो चीज वो खुद अपने आप में एग्जिस्टेंस के लिए रखता है। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए वो अलग होगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगी, वो अलग होगी। आई बात समझ में? तो इसका सिंपल स्टेटमेंट है, इफ टू इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन one orbital, then both electron have different value of for quantum number, that is do not have same value of for quantum number, for quantum number। ठीक है, तो वो चारों क्वांटम नंबर जो रहेंगे उनकी वैल्यू उनके लिए क्या रहेगी, समान नहीं रहेगी। ये चीज याद रखनी है, बस ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और कुछ नहीं है किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर। अब वो कैसे हैं, वो है देखो इधर, ये 3s ऑर्बिटल है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए मैंने। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या लिखता हूं, n लिखता हूं, l लिखता हूं, ml लिखता हूं, ms लिखता हूं, ऐसे ही इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए मैं n लिखूं, l लिखूं, ml लिखूं, ms लिखूं। ठीक है, n का मान लिखता हूं, इसके लिए 3 आएगा, इसके लिए भी 3 आएगा, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में। l का मान s के लिए 0 होता है, इसका भी 0 होगा। ml का मान जब l ही 0 हो गया तो ये भी 0 होगा। एक का स्पिन ऊपर है, दूसरे का स्पिन नीचे है, तो ये चौथी क्वांटम संख्या डिफरेंट आ गई। चारों मान कभी बराबर नहीं होंगे, भले ही 3 बराबर हो रखे हो, लेकिन ये बराबर नहीं होगा, ये डिफरेंट मान आ गया। क्या आ गया, डिफरेंट वैल्यू। अगर डिफरेंट आ गया तो यही पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट ऐसे एग्जांपल की। देखो ये जैसे 3p ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे भर दिया, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिया। आप इसको सेल पे भी अप्लाई कर, सॉरी इसको सब सेल पे भी अप्लाई कर सकते हो, इसको ऑर्बिटल पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये मैंने 2 डिफरेंट टाइप के लिए। इसके लिए मैं n का, l का, ml का और ms का मान मैं यहाँ पे रखूंगा, और इसके लिए भी n का, l का, ml का और ms का मान यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, n का मान देखोगे तो 3 आएगा, इधर भी 3 आएगा। l का मान p के लिए कितना होता है, 1 होता है, इसके लिए 1 होगा। ml का मान देखो, अब यहाँ पे +1 0 -1 आप ऐसे लिख लो। ml के इसके 3 मान होंगे ना, l का मान अगर 1 होता है तो ml के 3 मान आते, मैंने पढ़ा रखा है सब आपको। अगर माना कि इस इलेक्ट्रॉन के लिए +1 ले रहे हो तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। s का मान दोनों की मुंडी एक साइड है तो ++। तो देखो ये मान डिफरेंट आ गया, ये मान क्या आ गया, डिफरेंट। तो आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हो तो उसके लिए मान सेम नहीं हो सकता। आई बात समझ में? यही क्या है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। देखो कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज अपन पढ़ लेते हैं, ये आपके उसमें काम में आएगी। देखो, एक्सचेंज एनर्जी एंड पेयरिंग एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी एंड पेयरिंग एनर्जी। इसका क्या स्टेटमेंट है, इसका स्टेटमेंट ये है कि फुली फिल्ड ऑर्बिटल और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं किससे, पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल से। और वो कैसे समझेंगे, वो समझेंगे एक्सचेंज एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी से। तो मैं यहाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख देता हूं किनका। देखो, फुली फिल्ड
ऑर्बिटल वो ज्यादा होते हैं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से, और सबसे कम कौन से होते हैं, पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल। सबसे कम कौन होंगे, पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल। तो फुली फिल्ड यानी बात करें जैसे D10 ज्यादा स्टेबल होगा किससे, D5 से, D5 ज्यादा स्टेबल होगा किससे, D6 से। आप ऐसे समझ सकते हो, D10 का मतलब D के अंदर पूरे के पूरे भर रखे हैं, 5 का मतलब आधे भर रखे हैं, 6 का मतलब पार्शियली भरा हुआ है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। इसी ऑर्डर को देखते हुए आप दो एक्सेप्शन देखोगे, 30 तक के तत्वों में आगे भी होते हैं, एक तो क्रोमियम का और एक कॉपर का। डिफरेंट टाइप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, उसका रीजन यही है, एक्सचेंज एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी। तो आप इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं अपन इसकी। देखो इधर सबसे पहले मैं ले लेता हूं यहां पे फुली फील्ड वाला, ठीक है। फुली फील्ड ये भर रखा है अपन ने D10। उसके बाद ले लेता हूं मैं सॉरी पार्शियली फील्ड, सॉरी पार्शियली क्या, हाफ फील्ड, और लास्ट में ले लेते हैं अपन पार्शियली फील्ड। तो पार्शियली मैंने ऐसे भर दिया एक, इसको लेते हैं, ये D10 है, ये क्या है D10, ये है D5, ये है D6। अब देखो एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन, उसको आप दूसरे इलेक्ट्रॉन से एक्सचेंज करोगे, लेकिन पता नहीं चलना चाहिए, अगर पता चल गया तो उसको एक्सचेंज नहीं माना जाएगा। और एक्सचेंज क्यों होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कक्षक में रह के वो क्या कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है, तो वो इस वाले कक्षक में चला जाता है, यहाँ अट्रैक्शन मिलता है, यहाँ चला जाता है, यहाँ अट्रैक्शन मिलता है, यहाँ भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है। लेकिन आप एक्सचेंज सिर्फ उसी के साथ करवाओगे जो उसके जैसी सिमिलरिटी रखता हो, उसका स्पिन चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करवाता हूं इसके साथ, तो एक एक्सचेंज तो ये होगा, दूसरा एक्सचेंज इसके साथ करेगा, तीसरा एक्सचेंज इसके साथ करेगा, और चौथा एक्सचेंज इसके साथ करेगा। कितने एक्सचेंज हो गए, 4 एक्सचेंज। याद रखना एक्सचेंज जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा, उतना ज्यादा क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा, और उसके अंदर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। ऐसे ही मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर लेता हूं, तो एक एक्सचेंज ये इसके साथ करेगा, दूसरा एक्सचेंज ये इसके साथ करेगा, और तीसरा एक्सचेंज ये इसके साथ करेगा। ये वाला मैंने नहीं लिया, क्यों, क्योंकि ये वाला आप ऑलरेडी काउंट कर रखे हो। ऐसे ही नेक्स्ट एक्सचेंज अगर मैं करवाऊं इस वाले का, तो इस वाले का एक्सचेंज इसके साथ होगा, और इस वाले का एक्सचेंज इसके साथ होगा। इधर पीछे वाला नहीं लिया मैंने, क्यों, क्योंकि इसका इसके साथ आपने पहले ले रखा है, ये ले रखा है इधर, और इसका इसके साथ ये भी जस्ट लिया आपने, उसको पहले काउंट कर रखे हो, उसको दोबारा काउंट नहीं करोगे। ऐसे ही एक और बचा है, एक और बचा है ये वाला, तो इसका आप, मैं इस येलो पेन से ले लेता हूं, इसका एक्सचेंज आप किसके साथ करवाओगे, सिर्फ इसके साथ। तो कितने एक्सचेंज हो गए, देखो एक एक्सचेंज तो यहां हुआ, 4 एक्सचेंज ये ब्लैक से दिखा रखे मैंने, ये लिख दिए, 3 एक्सचेंज मैंने ये लाल से दिखा रखे, ये लिख दिए, 2 एक्सचेंज मैंने ये इससे दिखा रखे हैं, ये लिख दिए। तो कितने हो गए, 4 और 3 7, और 2 9 और 1 10। 10 मैंने सिर्फ ऊपर सिर वाले के दिखाए, तो नीचे सिर वाले के भी 10 होंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि कुल एक्सचेंज, टोटल एक्सचेंज कितने होंगे, वो होंगे 20। सबसे ज्यादा एक्सचेंज हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं, तो मोर एक्सचेंज एनर्जी। और एक्सचेंज एनर्जी ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब सिस्टम को स्टेबिलिटी मिल रही है। तो मोर एक्सचेंज एनर्जी मतलब मोर स्टेबिलिटी, मोर क्या है, स्टेबिलिटी। आई बात समझ में। सबसे ज्यादा एक्सचेंज यहां पे देखोगे आप, एक्सचेंज करवाना एक सिंगल बार का करवाओगे तो 10 एक्सचेंज आएंगे, ठीक है। तो देखो फुली फील्ड वाले को मैंने हाफ फील्ड से आगे क्यों रखा, क्योंकि इसमें एक्सचेंज ज्यादा है, कुछ एनर्जी की पेयरिंग में भी खर्च हो रही है, लेकिन पेयरिंग एनर्जी कंपनसेट हो गई किससे, एक्सचेंज एनर्जी से। ओवरऑल एक्सचेंज एनर्जी किससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है। इस वाले में एक्सचेंज एनर्जी है कंप्लीट, यहां लिख लेना,
टोटल एक्सचेंज एनर्जी 20 के कारण होगी, इसमें सम एनर्जी यूज्ड फॉर पेयर फॉर्मेशन, पेयर बनाने के उसमें कुछ एनर्जी इसकी खर्च हो गई, लेकिन ओवरऑल इसकी एक्सचेंज एनर्जी सबसे ज्यादा है। यहां पेयरिंग एनर्जी 0 है, पेयरिंग एनर्जी 0। इस वाले केस में देखोगे तो यहाँ एक्सचेंज आपको कितने दिखाई देंगे, एक्सचेंज आपको 10 ही दिखाई देंगे। देखो इस वाले का सिर नीचे इसका एक्सचेंज किसी के साथ भी नहीं हो सकता, ये दिख रहा साहब, मैंने बोला एक्सचेंज वो करवाना जिसमें आपको सिमिलरिटी दिख जाए, मतलब सेम दिखना चाहिए, आप उसको बाहर से देख के नहीं बता सकते। अब आप बोलोगे गुरुजी इसमें 10 उसमें भी 10 है तो ये ज्यादा स्टेबल क्यों? अरे भाई इसमें एक पेयरिंग एनर्जी आ गई, पेयरिंग एनर्जी, और पेयरिंग एनर्जी आप बाहर से देते हो, पेयरिंग एनर्जी आप बाहर से देते हो, मतलब ये एंडोथर्मिक है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस तो उसको अनस्टेबिलिटी की ओर लेके जा रही है, आप बाहर से दे रहे हो उसको अनस्टेबिलिटी में जा रहा हो, क्योंकि आप एनर्जी दे रहे हो। अगर एनर्जी रिलीज होती है इसके जैसे एनर्जी रिलीज हो तो वो एक्सोथर्मिक हो तो सबसे ज्यादा स्टेबल, वो एंडोथर्मिक हो उसमें एनर्जी दे रहे हो आप, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब स्पॉन्टेनिटी की बात करें तो ये ज्यादा स्टेबल है, वो कम स्टेबल है। तो इस वाले से ये कम स्टेबल क्यों? क्योंकि इसमें पेयरिंग एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसमें 0 नहीं है। तो यहाँ जो एक्सचेंज 10 के कारण आ रही थी, कुछ एनर्जी यहाँ पे खर्च हो गई, पेयर बनाने में खर्च हो गई, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं कौन से? फुली फील्ड वाले, उससे कम होते हैं हाफ फील्ड वाले, उससे कम होते हैं पार्शियली फील्ड वाले। आई बात समझ में? तो ये कंप्लीट आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। फिर भी क्लास लंबी खिंच गई, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले हो नहीं पाए, तो लास्ट वो बचे हैं 10 15 20 मिनट में वो सारे मैं करवा दूंगा। इस तरीके से एटॉमिक स्ट्रक्चर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर अपन जो फर्स्ट पीरियड में क्वेश्चन प्रॉब्लम है एटॉमिक और मोल की दोनों की साथ लेते हुए अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में।